बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सैंधो सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। तो सैंधो सभ्यता की राजनीतिक स्थिति अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कह देंगे कि सर ये रहस्यमयी है। रहस्य है इसके अंदर। क्यों रहस्य? तो आप कह दोगे कि सर लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। अब आप खुद सोचो कि लिखित साक्ष्य के अभाव में आप कैसे बता सकते हो कि उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी। हाँ, एक अनुमान हम लोग कर सकते हैं। क्या अनुमान कर सकते हैं? तो ये चीज आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यह हम 3 शासन प्रणाली लिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं राजतंत्र या मोनार्च, दूसरा लिख रहे हैं धर्मतंत्र या थियोक्रेसी, और तीसरा है प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी। तो ये जो 3 शासन की विधियां हैं, इन्हीं में से अनुमान ये है कि इन्हीं तीनों में से किसी एक शासन प्रणाली का प्रयोग किया जाता रहा होगा। बात आपको समझ में आ रही है? अब यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तो ये देखिए, ये लिखा है व्हीलर। कौन है? बड़े इतिहासकार है ये। व्हीलर क्या बोल रहे हैं? इनका कहना है बच्चों कि शासन का स्वरूप चाहे कुछ भी रहा हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब इनका कहना है कि शासन का स्वरूप चाहे वो राजतंत्र रहा हो, चाहे वो धर्मतंत्र रहा हो, चाहे वो प्रजातंत्र ही क्यों न रहा हो, लेकिन यह अवश्य था कि उसमें धर्म की भूमिका प्रमुख थी। समझ गए आप? मतलब इनका कहना है कि शासन का स्वरूप चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन उसमें धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह किसने कहा? व्हीलर ने कहा। मान लीजिए अगर व्हीलर विकल्प में न दिया हो तो क्या देगा? तो आप कह देना कि सर स्टुअर्ट पिगट देगा। स्टुअर्ट पिगट, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे? एक नाम और आप याद रखो, अर्नेस्ट मैके। क्लियर? अर्नेस्ट मैके को हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो बच्चों, एक चीज और याद रखिएगा, अर्नेस्ट मैके के साथ एक नाम आप और याद रखिएगा, हंटर। तो मैके और हंटर दोनों का कहना है कि यहां प्रजातंत्र था। क्लियर? मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यहां संचालित हो रही थी। अब तो आपको निष्कर्ष लेना होगा। तो अब अगर आपसे निष्कर्ष कोई पूछे तो आप क्या करोगे? तो आप ये देखो, निष्कर्ष में आप लिखोगे कि शासन का स्वरूप चाहे कुछ भी रहा हो, परंतु नगर निगम अवश्य ही मौजूद थी। मतलब नगर निगम या नगर पालिका। मतलब सैंधो घाटी सभ्यता में क्या है? नगर पालिकाओं का शासन चलता ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर नगर पालिकाएं नहीं होती तो नगरों का सुनियोजित या मास्टर प्लान से निर्माण न होता। समझ गए? अब बच्चों, एक चीज आपको और पढ़ना है, सभ्यता के विशिष्ट भवनों का स्थापत्य। आप हेडिंग डालो। क्या डालोगे आप? तो आप कहोगे सभ्यता के विशिष्ट भवनों का स्थापत्य। स्थापत्य लिख लो आप बस। तो स्थापत्य आप जानते हो किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्थापत्य क्या है, सैंधो घाटी सभ्यता का स्थापत्य क्या है। मतलब भवनों का स्थापत्य। तो देखिए, स्थापत्य किसे कहते हैं?
तो आप कहेंगे स्थापत्य में ये देखिए जो भवन है या बिल्डिंग है, तो भवनों का विन्यास और क्या होता है, भवनों की कल्पना, और तीसरी चीज क्या होती है, तो आप कहोगे कि भवनों की रचना। और एक चीज आप और याद रखेंगे, भवनों की तकनीकी। ये सब क्या है, ये सभी कला है। मतलब भवनों का विन्यास एक कला है, भवनों की कल्पना करना ये भी एक कला है, भवनों की रचना करना ये भी एक कला है, भवनों की तकनीकी ये भी एक कला है। तो आप कहोगे कि ये कितनी कलाएं हो रही हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 4 कलाएं हैं, इन्हीं कलाओं का योग क्या कहलाता है, स्थापत्य कला कहलाता है। ठीक है ना, योग इक्वल टू स्थापत्य कला। क्लियर होगी बात। अब हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से प्रमुख भवन हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं विशाल अन्नागार। तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज हमको देखना है विशाल अन्नागार। मतलब यहां स्नानागार पहले करते हैं, फिर अन्नागार करेंगे। स्नानागार मतलब बाथरूम की बात कर रहे हैं। तो जरा आप देखिए कि ये स्नानागार की लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है। तो आप बोलोगे कि सर ये मोहनजोदड़ो में था, जोदड़ो में था। अब इसकी माप क्या है, तो माप कैसे निकाला जाता है, तो आप कहोगे कि सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता ना। तो ये देखो 11.80 मीटर। फिर क्या करोगे, इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर। मतलब इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना गहरा है। अब ये जो स्नानागार है, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्नानागार है इसमें पक्की ईंट का प्रयोग किया गया, एक तो आप जान लीजिएगा। और ये जो ईंट है इसकी जुड़ाई के लिए, जुड़ाई और प्लास्टर होता है। तो आप याद रखिएगा जुड़ाई के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ईंटों को जिप्सम, जुड़ाई या चिनाई के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है, और प्लास्टर के लिए बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज देखिए, जो स्नानागार है, इस स्नानागार में फर्श का ढाल किधर है, जो स्नानागार में फर्श बनाई गई उसका ढाल किधर दिया गया। तो आप कह देना कि सर दक्षिण पश्चिम दिशा को दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहीं से नाली निकाली गई थी, साउथ वेस्ट से ही स्नानागार में गंदे पानी को निकालने के लिए नाली थी। फिर इसमें सीढ़ी तो होगी, तभी तो कोई अंदर जाके नहाएगा। तो इसमें जो सीढ़ी है वह नॉर्थ साउथ को है। क्लियर हो गई, उत्तर दक्षिण को है। फिर एक चीज और, इसमें पानी कहाँ से आता है, मतलब ये स्नानागार में पानी का स्रोत क्या है। तो आप कहोगे सर कुआं है। और अगर आपसे पूछा जाए ये कुएं की दिशा क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये पूर्व में है या ईस्ट में है। आई बात समझ में। तो ये स्नानागार के बारे में आपने जाना। यहाँ आपसे क्या चीज़ें छिपी हुई हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। ये स्नानागार कैसा स्नानागार है, ये आप कहोगे पब्लिक या सार्वजनिक स्नानागार है। और सार्वजनिक स्नानागार क्यों बनाया गया, क्योंकि आज की ही भांति उस जमाने में भी
जल पवित्रता का प्रतीक हुआ करता था। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है, संगम होता है, इलाहाबाद में या प्रयागराज में संगम होता है, लोग क्या करते हैं, शुद्ध होते हैं। क्लियर। तो अब स्नानागार के बाद एक पॉइंट आपको और जानना है, वो है अन्नागार। तो अन्नागार के बारे में देखा जाए, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये जो अन्नागार है, अन्नागार, एक चीज हमसे भूल हो गई, वो आप लिख लीजिएगा, छूट रहा है मैटर। जो स्नानागार है उसे जॉन मार्शल ने क्या कहा था, अद्भुत संरचना कहा था, ठीक है, यूनिक स्ट्रक्चर कहा था। अब अन्नागार, तो ये जो अन्नागार है, ये अन्नागार है कहाँ, तो आप कहोगे अन्नागार तो हर जगह है, लेकिन हम किस अन्नागार की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा के अन्नागार की बात। क्लियर। तो देखिए जो हड़प्पा का अन्नागार है, इसके बारे में आप समझिएगा। तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा, यह 45.71 मीटर क्या है, लंबा है, और 15.23 मीटर यह चौड़ा है। एक चीज जो आपसे पूछा जाता है कि ये अन्नागार कहाँ बनाए गए हैं, तो आप कहोगे कि सर अन्नागार सदैव, ठीक है, नदियों के किनारे बनाए गए हैं। नदियों के किनारे नहीं, नदियों के पास बनाए गए हैं। ऐसा क्यों, अन्नागार नदियों के पास क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि परिवहन का उनके पास जो बेस्ट मीडियम था या आधार था, वह था जलमार्ग। क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको और याद रखना है इसके साथ, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी किताबों में बहुत घालमेल है। देखिए, आप साफ साफ लिख दीजिएगा कि अन्नागार में खिड़की नहीं है, लेकिन झरोखा है। क्लियर। विंडो नहीं है, वेंटिलेटर है, तो झरोखा है। अब एक चीज और आपको जानना है, वो है डॉकयार्ड या बंदरगाह या गोदीवाड़ा। तो ये गोदीवाड़ा कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर ये लोथल के अंदर है। और लोथल कहाँ है, वो गुजरात में, अभी हम लोग चल के अध्ययन करेंगे। तो लोथल में जो ये अन्नागार है वो 214 मीटर और 36 मीटर चौड़ा है। और इस अन्नागार में, अरे सॉरी, गोदीवाड़ा में 12 मीटर चौड़ी एक नाली बनी है, जिससे जो है जहाजें भोगवा नदी, कौन सी नदी, भोगवा नदी से चल करके और लोथल के किनारे आकर के लगती थी। क्लियर। और आप एक बात याद रखिएगा, मनका उद्योग, मनका समझ रहे हैं, बिट्स, तो जो मनका उद्योग है यह कहाँ पाया गया है, आप कहोगे कि सर यह लोथल में भी है और चन्हुदड़ों से भी पाया गया है। क्लियर। अब स्टेडियम का साक्ष्य हमने आपको बता रखा था, ठीक है, वो क्या बता रखा था कि यह धौलावीरा से स्टेडियम मिलता है। अब आप एक हेडिंग और डाल दीजिए, और वो याद रखिएगा महत्वपूर्ण नगर आपकी हेडिंग आएगी। सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या है सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर। हम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको उतना ही मैटर देंगे जितना कि आपके लिए आवश्यक है। तो ये जो महत्वपूर्ण नगर हैं उसमें हम लोग कैसे पढ़ा जाए, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले हम पंजाब को देखते हैं, पंजाब स्टेट को। तो पंजाब स्टेट में कौन कौन स्थलों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर पहले हम हड़प्पा को पढ़ने जा रहे हैं। हड़प्पा, अब हड़प्पा में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, ठीक।
पहली चीज, यह सैंधव सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल है। क्लियर हो गया। सेकंड चीज आप याद रखिएगा, इसका उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और किसने किया था? माधव स्वरूप वत्स ने किया था। क्लियर। फिर आप याद रखिएगा, इनका डायरेक्शन किसने दिया है? निदेशक कौन है? आप कहेंगे जॉन मार्शल है। वर्ष क्या है? आप कहोगे 1921 है। और ये जो मॉन्ड है या टीला है, इसकी कल्पना सबसे पहले किसने किया था? आप कहोगे कि अमेरिका के एक इतिहासकार हैं चार्ल्स मैसन। ये हमने आपको पढ़ा रखा है। अब एक चीज आप और याद रखिएगा, वो और बड़ी बात है। वो क्या है कि देखिए, जो ये हड़प्पा है, इसका उल्लेख आपसे पूछ देगा कहाँ है? आप कहोगे सर ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में किस नाम से है? तो आप कहोगे कि सर वो हरि यूपिया के नाम से है। ये किसने खोज रखा है? तो आप बताइएगा कि सर ये व्हीलर सर ने खोज निकाला है। क्लियर। अब एक चीज और, यहां से क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं? तो देखिए, पाई तो बहुत जाती हैं, लेकिन बस आपको अपने मतलब की बात करनी है। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, सोना गोल्ड, सोने की दो चीजें पाई जा रही हैं। एक बैंगल, दूसरा ब्रेसलेट, मतलब चूड़ी और कंगन। सोने की चूड़ी और कंगन, ये क्या सिद्ध कर रहा है? सभ्यता के लोगों का धात्विक ज्ञान या मेटल्स और मेटलर्जी की जानकारी देता है। और क्या यहां से प्राप्त होता है? तो आप कहोगे कि सर यहां से कब्र नहीं, कब्रिस्तान, ठीक है, कर लीजिएगा। यहां से दो कब्रिस्तान मिलते हैं, एक है R37 और दूसरा है सिमेट्री H। सिमेट्री मतलब समाधि, H नाम दिया गया है। और क्या प्राप्त होता है? आप कहेंगे सर यहां से मोहर प्राप्त होती है। और इस मोहर से क्या क्या जानकारी मिलती है? आपको कल बताया गया था, एक पशु बलि और दूसरी नर बलि। और क्या मिला था? आप कहेंगे मात्र देवी की आकृति प्राप्त हुई है। क्लियर। एक चीज और आपको उलझाया जा सकता है, कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा, तरबूजे का बीज, तरबूजे का बीज। एक और बस, गले हुए तांबे का ढेर कहां से प्राप्त होता है? हड़प्पा से प्राप्त होता है। हो गया बच्चों। अब एक चीज याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी है। और कौन सा, एक क्वेश्चन करिए, वह कौन सा इतिहासकार रहा है जिसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था? अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, सभ्यता की 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? आप उसका आंसर दिया जा चुका है, आप उसे देखिएगा। दूसरी बात, हम दूसरा शहर ले आ रहे हैं पंजाब का ही, और पंजाब का दूसरा शहर है रोपड़। तो रोपड़ पंजाब में किस नदी के तट पर है? आप बोलोगे कि सर वो सतलज नदी के तट पर है। और एक चीज याद रखिएगा, इसकी खोज किसने किया था? उत्खनन किसने किया है? तो आप कहोगे कि पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। एक तो पॉइंट आपका ये आया, दूसरा ये हुआ। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि यहां से जो कब्र मिलती है वह कब्र कैसी है? आप कहोगे कि सर गोलाकार कब्र है। और इसमें एक चीज और कहना है आपको कि कब्र में मतलब मानव या मालिक के साथ कुत्ते का दफन है। महत्वपूर्ण पॉइंट जा रहा है
कि सिंधु सभ्यता का वो साइट कौन है जहां पर स्वतंत्रता के समय इंडियन फ्लैग या तिरंगे को फहराया गया था। क्लियर? और इसका व्यापक उत्खनन 1956 से शुरू होता है। किसका? रोपण का। क्लियर हो गया? अब हमारे सामने एक और पॉइंट आता है और वो है सिंध प्रांत। पंजाब से हम लोग बाहर निकलते हैं और पंजाब से अगर हम बाहर निकलें तो दूसरा प्रांत आता है सिंध। तो अगर हम सिंध प्रांत की बात करें, सिंध प्रांत, तो सिंध प्रांत में हमें दो बातें याद रखनी है। एक चीज़ आप हड़प्पा में जाकर के ये जरूर नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तानी पंजाब के किस ज़िले में है, तो आप बोल देना कि सर वो मोंटगोमरी ज़िले में है। यहाँ हम लिख देते हैं मोंटगोमरी ज़िले में है। कौन? हड़प्पा। अब यहाँ आप आ जाओ सिंध प्रांत में। तो सिंध प्रांत में हम लोग कौन सा स्थान लेंगे? वो लेंगे मोहन जोदड़ो। क्लियर? तो ये मोहन जोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आप कहेंगे सर ये सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है। इसका कुछ अर्थ होता है, आप कहोगे ऐसर होता है। क्या होता है? तो आप कहोगे सर माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। यहां आप थोड़ा रुक जाओ। देखो यहां पर लाशें बहुत पाई गई हैं। किसी भी साइट में सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल की तुलना में सर्वाधिक कंकाल यहीं से पाए गए हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, कंकाल पाए गए हैं लेकिन कब्रिस्तान नहीं पाया गया। तो मोहनजोदड़ो में लाशें तो हैं, कंकाल तो हैं, परंतु कब्र नहीं है। और अब एक चीज़ और है, मोहनजोदड़ो की लोकेशन क्या है? तो आप कहेंगे सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे कि उपनाम है इसका रेगिस्तान का बाग। रेगिस्तान का बाग। और इसे कहा जाता है ओएसिस के नाम से भी जाना जाता है। ओएसिस, खैर दोनों बातें एक ही होती हैं, ओएसिस या रेगिस्तान का बाग एक ही बात है। और अब नखलिस्तान भी इसे कहा जाता है, नखलिस्तान। अब कुछ चीज़ें आपको और यहाँ याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। तो देखिए, एक तो कांसे की नृत्यांगना मिली, यह आपको याद रखना है। वो नृत्यांगना कितनी बड़ी थी? तो 14.5 सेंटीमीटर थी। कुछ किताबों में केवल 4.5 सेंटीमीटर लिखा होगा, गलत है। 14.5 सेंटीमीटर मतलब 14.5। ठीक है, ये ऊंची है ये। और इसके साथ मोहनजोदड़ो से और क्या मिलता है? तो आप अभी तो पढ़े थे, बृहद स्नानागार मिलता है। अभी अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा था। और यहीं से ये भी आप पढ़ चुके हैं कि यहीं से एक मोहर मिलती है जिस पर पशुपति, कल हमने पढ़ाया था आपको, पशुपति शिव की आकृति है। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ देगा इस पशुपति शिव के दाएं क्या है, बाएं क्या है और नीचे क्या है। क्लियर? ये चीजें भी आपसे पूछ देगा। यहां से मेसोपोटामिया की मोहर भी पाई जाती है, मेसोपोटामिया की मोहर भी पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? और आप सिंध में आप अगला पॉइंट कर देंगे, वो है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो ये कहां पर पड़ता है? आप कहोगे कि सिंध प्रांत में। ये किस नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो? देखो सिंधी का शब्द है, सिंध नदी के तट पर है। और अब ये किसका उत्खनन है? तो आप कहोगे कि सर मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी का उत्खनन है। मतलब 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था। और
अब हम देखेंगे चन्हुदड़ो। तो सबसे पहली बात आप याद रखना कि चन्हुदड़ो की लोकेशन क्या है, मतलब स्थिति क्या है। तो आप बोलोगे कि सर सिंध प्रांत में है। किस नदी के तट पर है, तो आप कहोगे कि सर सिंध नदी के तट पर है। क्लियर। खोज किसकी है, तो आप कहोगे कि ननी गोपाल मजुमदार की है। ननी गोपाल मजुमदार की है। कब इन्होंने किया था, देखो 1929 भी चलेगा, 1930 भी चलेगा। और अब एक चीज और यहां पर बड़ी बात याद रखनी, सभ्यता का यही एकमात्र स्थल है जिसमें किसका साक्ष्य नहीं मिलता। आप कहेंगे इसमें दुर्गीकृत करने का साक्ष्य नहीं मिलता। दुर्गीकृत का मतलब चहरदीवारी बनाने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। फिर आप यहां पर एक चीज याद रखिएगा, यह सभ्यता का इंडस्ट्रियल बेल्ट है, औद्योगिक क्षेत्र है। कौन, चन्हुदड़ो औद्योगिक क्षेत्र है। और यहां से कॉस्मेटिक गुड्स मिलती हैं, जैसे लिपस्टिक है, काजल है, पाउडर है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। और यहीं से मनका बनाने का, मनका मतलब बिट्स, गुड़िया बनाने का कारखाना भी मिलता है। और अब एक और पॉइंट आता है सिंध में, अली मुराद। आपसे यहां पूछ देगा लोकेशन क्या है, सिंध में ही है। आपसे यहां पूछ देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकालेगा, सभ्यता का एक ग्रामीण स्थल जिसका उत्खनन हुआ, तो यह ग्रामीण स्थल है अली मुराद। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं बताया जा सकता। अब सिंध में एक स्थान और आता है कोट दीजी। बताया क्यों नहीं जा सकता, तो आप कहोगे कि सर अभी वहाँ के उत्खनन पूरा नहीं हुआ, पाकिस्तान में है। और आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी डिस्टर्ब एरिया है। और अब हमें जानना है कोट दीजी। जो कोट दीजी है ये फजल अहमद, पाकिस्तान के एक पुरातत्व के विद्वान हैं फजल अहमद साहब, और ये फजल अहमद साहब की ही खोज है। अब कहाँ पर है, सिंध में है। यहाँ से क्या मिलता है, आप कहोगे कि सर यहाँ से कांसे की चूड़ियाँ मिलती हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरी चीज़ क्या हो गया, आप कहोगे कि सर यहाँ पर पत्थर की चाकी, चाकी मतलब जिसे आटा, वो अनाज पीसा जाता है, चक्की। और क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ मिट्टी के जो बर्तन हैं, क्लियर, उस पर मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। क्लियर हो गया ना। और अब आपको चलना है, यहाँ से हटना है, और हम लोग चलते हैं पंजाब और सिंध के बाद भारतीय प्रदेश हरियाणा। तो हरियाणा में हम लोग चलते हैं। तो हरियाणा में हम लोग केवल 2 डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। क्लियर। तो एक हम लोग बात करेंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं, देखिए डिस्ट्रिक्ट तो एक ही है। तो देखिए एक हम लोग करेंगे बनावली। बनावली, बनावली ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, आप कहेंगे सर ये हरियाणा के हिसार में आता है। क्लियर है। और आप कह दीजिएगा ये जो बनावली है यहाँ से प्री हड़प्पा, मतलब हड़प्पा के पहले जो सभ्यता थी, प्राग हड़प्पा और हड़प्पा दोनों ही सभ्यताओं के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। और एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है, यहाँ से मिट्टी के खिलौने, मिट्टी का हल जुताई करने वाला हल, ये प्राप्त होता है। और बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं दोनों, उसके छाप गीली मिट्टी से पाए गए हैं।
और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि यहाँ पर सरसों का ढेर पाया गया है। और ये कौन सी सरसों है, कौन सी प्रजाति की सरसों है? तो आप कहोगे कि सर वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस प्रजाति की है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस प्रजाति की यह सरसों है। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बनावली बसाया गया है वो बनावली कैसे बनाया गया है, बसाया गया है? तो आप कहोगे कि सर बनावली जो है स्टार स्ट्रक्चर में बसाया गया है। मतलब इसकी जो सड़कें हैं वह कैसे हैं? आप कहोगे कि सर वो स्टार के स्ट्रक्चर में बसाई गई हैं। क्लियर होगी? और अब आपको एक और देखना है, हरियाणा में ही राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी को जानने से पहले आप एक चीज़ याद रख सकते थे कि जो बनौली है यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आप बोलोगे कि सर वो रंगोई नदी के तट पर है, रिवर रंगोई के तट पर है। हिसार में बहुत तो जानकारी आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि अभी अभी वो उत्खनन के क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन फिर भी जो जानकारी है वो क्या है? तो हिसार में ही पड़ता है कौन? राखी गढ़ी। तो देखते हैं राखी गढ़ी में हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो राखी गढ़ी अब तक आपने क्या पढ़ा था? अब तक आपने ये पढ़ा था कि संधो घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, आपने धौलावीरा कभी पढ़ा होगा, कभी हड़प्पा पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ आप याद रखिएगा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी सिद्ध हो चुका है। क्लियर है ना? और अभी यहाँ पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैटर की प्रामाणिकता का अभाव है। और अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर? गुजरात में। तो गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में हमारे सामने आता है लोथल। तो लोथल की अगर हम चर्चा करें तो लोथल, तो आपको पहली बात याद रखना है कि लोथल एक ऐसा साइट है जिसका निचला नगर, मतलब हमने आज बताया था कि शहर दो प्रकार से होते थे या शहर का विभाजन दो भागों में किया जाता था, एक पश्चिम में और दूसरा पूर्व में। तो पश्चिम में जो था वो प्रशासनिक भवन थे और पूर्व में लोग रहते थे। तो यहाँ हम आपको बताना चाह रहे थे कि आप याद रखिएगा लोथल एक ऐसा साइट है जिसके दोनों ही नगर एक रक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। क्लियर है? सेकंड चीज आपको याद रखना है, लोथल की लोकेशन क्या है? तो आप कहोगे कि सर यह साबरमती और भोगवा के संगम पर है। साबरमती नदी और एक नदी है भोगवा, इसी के संगम पर है। और किसकी खोज है ये आप कहोगे कि सर ये रंगनाथ राव की खोज है। फिर चौथी बात अगर आपको याद रखना है तो आप कहोगे कि सर यहाँ से मम्मी की आकृति मिलती है। मम्मी की आकृति मतलब कब्र। ये कब्र कहाँ बनती थी? मिस्र में बनती थी। और ये मम्मी की आकृति का लोथल से पाया जाना या लोथल के बंदरगाह से पाया जाना यह क्या सिद्ध करता है? मिस्र के साथ हमारा संबंध होना, हमारे पूर्वजों का या हमारी सभ्यता के लोगों का संबंध होना। और आपसे एक चीज़ की और उम्मीद की जाती है कि आप जानते हो, तो आप याद रखिएगा कि यहीं से क्या मिल रहा है? एक कब्र में दो लाशों के दफन करने का साक्ष्य मिलता है। मतलब 3 कब्रें ऐसी हैं जिसमें 2 लोगों को, मतलब 2 लोगों को दफन किया गया है। ये भी चीज़ें आपका हो गया, लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि लोथल से ही कांसे की सुई, निडिल का साक्ष्य मिलता है जो बहुत हाई टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। क्योंकि देखिए सुई
में जो सिरा होता है, ये ऊपरी सिरा, इसमें छेद बनाना है, ये इजी वर्क नहीं है। इसलिए हमने कहा कि सुई का पायजाना यह क्या कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये हाई टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। और अब हम गुजरात में एक स्थल देखेंगे, धौलावीरा। तो देखिए जो धौलावीरा है, ये इसकी लोकेशन क्या है, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है धौलावीरा। तो धौलावीरा यह गुजरात के कच्छ जिले में है, क्लियर है। और कच्छ जिले में खदिर द्वीप है, उसी द्वीप पर है ये। नदी यहाँ पर कौन सी है, रिवर कौन कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर ये दो नदियाँ हैं, एक है मनहर और दूसरी है मानसेहरा नदी। सेहरा नदी, इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर बसा है धौलावीरा। लेकिन धौलावीरा की एक खास बात आप और याद रखिएगा कि ये जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट की खोज है और उन्हीं का उत्खनन भी है। लेकिन इस शहर की एक खास बात है कि यह शहर दो भागों में नहीं, पूर्व और पश्चिम में नहीं, बल्कि 3 भागों में बटा हुआ है। क्लियर, मतलब मध्य भाग भी यहाँ है, हो गया। और ये जो शहर के जो मकान पाए गए हैं, इसे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, पत्थर का प्रयोग किया गया है। और बच्चों एक चीज़ और, स्टेडियम बताया जा चुका है, स्टेडियम का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। फिर एक और बड़ी बात है, यहाँ से पीने के पानी की सप्लाई करने का भी साक्ष्य मिलता है। क्लियर हो गया। और अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हमारे सामने और क्या क्या बचता है, तो आप कहोगे कि सर गुजरात में एक स्थल और है, सुरकोटदा। तो देखते हैं, सुरकोटदा ये भी गुजरात में है। यहाँ से हमने आपको बताया था, उतना ही पर्याप्त है आपके लिए कि यहाँ से घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिलता है। और अब सुरकोटदा जगपत जोशी की तलाश है ये भी आप जान लीजिएगा। और अभी हमने कहा कि इसमें घोड़े का साक्ष्य मिलता है, घोड़े के अस्थियों का साक्ष्य मिलता है। फिर आप याद रखिएगा, यहाँ से एंटीमनी मिलती है, एंटीमनी। और एक चीज़ यहाँ और आपको याद रखना है, और वह है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी यहाँ से साक्ष्य मिलता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या व्यापारिक प्रतिष्ठान का भी यहाँ पर साक्ष्य आपको मिल जाएगा। एक गुजरात का और स्थल है रंगपुर। रंगपुर ये किस नदी पर है, तो आप कहोगे कि सर यह मादर नदी के तट पर है, मादर नदी के तट पर है। और यहाँ पे क्या मिलता है, आप कहेंगे धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। और रंगपुर एग्जैक्टली अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर हो गया। और अब हमको अगला पोर्शन भी देखना है, रोजदी। रोजदी कोई मतलब नहीं है, रोजदी का मतलब है राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रोजदी। अभी बहुत जानकारी नहीं दी जा सकती आपको, क्लियर, लेकिन इतना तो जान लीजिए कि राजकोट में पड़ता है। अब हम लोग एक चीज़ आपको और देखना है, राजस्थान। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में आता है कालीबंगा। कालीबंगा, अब कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। अब ये जो कालीबंगा है, देखिए इसमें आपकी किताबों में 2 चीज़ लिखा होगा। गंगानगर ज़िले में है, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में सबसे ऊपर राजस्थान के नक्शे में दिखता है गंगानगर। लेकिन मान लीजिए गंगानगर ना दिया हो तो आप कह दिएगा सर अब वर्तमान में हनुमानगढ़ ज़िले में है, नया ज़िला है हनुमानगढ़, और वहीं पर ये है। और कालीबंगा की खोज और उत्खनन दोनों एक साथ कर ले रहे हैं, बीबी लाल ने किया है और बी के थापड़ ने किया है।
और इसके बाद कालीबंगा से प्री हड़प्पा या प्राग हड़प्पा और हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। और प्री हड़प्पा में क्या मिलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। और ये देखिए, यहीं से चने और सरसों को एक साथ बोने की जानकारी मिलती है। तो हमने आपसे इसके पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को दलहनी फसलों की जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ तो आप बता रहे हो। तो आपको हमने बताया था कि सर देखो ये प्री हड़प्पा का है। क्लियर? और कालीबंगा में आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है वो अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। क्लियर? और यहाँ जल निकासी के लिए क्या हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर लकड़ी के तनों का प्रयोग किया गया है, लकड़ी के तने का प्रयोग किया गया है पानी को ड्रेन करने के लिए, पानी को, गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया गया। और यहाँ के जो मकान हैं ये मकान कच्चे बने हैं। क्लियर? और एक चीज़, यहीं से कपाल, मानो कपाल जिसमें 6 छेद बने हुए हैं, इसका भी साक्ष्य मिलता है। क्लियर? और अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, एक मैटर मेरे माइंड से निकल गया था, वो आप इसे जोड़ लीजिएगा। रोजदी जो कि राजकोट में है, यहाँ के जो घर बनाए गए हैं उन घरों के चारों ओर पत्थर की चहरदीवारी बनाई गई है। क्लियर? और अब हम लोग देखेंगे गुजरात में एक स्थान है मालवण। तो मालवण ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? तो आप कहोगे कि सर ये सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और संभव है कि यह बंदरगाह नगर रहा हो। ठीक, अब हम लोग एक स्थान का नाम पूछ सकते हैं अफगानिस्तान में, और वो है सोर्तगुई। सोर्तगुई। अब ये जो सोर्तगुई है ये क्या बताता है? सिंधु घाटी सभ्यता के यह वेयर हाउस या आप कह सकते हैं स्टोर हाउस की जानकारी देता है। एक उत्तर प्रदेश का भी स्थल आता है और वह उत्तर प्रदेश का स्थल है आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आलमगीरपुर ये मेरठ जिले में है। सभ्यता का पूर्वी छोर है ये, और हिंडन नदी के तट पर बसा है। और हिंडन नदी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। और हमें एक चीज़ और याद रखना है कि आज आलमगीरपुर यह अपने अस्तित्व को लेकर के संघर्ष कर रहा है। क्यों संघर्ष कर रहा है? क्योंकि किसानों ने अपनी खेती और का या विस्तार करते हुए इस पूरा स्थल को ही आज खतरे में डाल दिया है। तो यह पूरा स्थल आज हमारे बीच डेंजरस के दौर से गुजर रहा है, इंडेंजर की स्थिति से गुजर रहा है। और आलमगीरपुर से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का भी साक्ष्य मिलता है। अब हमको एक चीज़ याद रखना है। देखिए, आलमगीरपुर की जो खोज है वो शुरू तो किया था पंजाब विश्वविद्यालय ने, लेकिन इस पर जो वर्क किया है वो एक संस्था है, उसने वर्क किया है। वो कौन सी संस्था है? तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की एक संस्था है, वो है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज ने इसके उत्खनन में अपना हिस्सेदारी निभाई है। और अब हमारे सामने एक चीज़ आता है, अगला जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ?
तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन है उसमें बहुत उलझने आपको नहीं लानी है। सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई या पतन हुआ, तो इसके बारे में आपको हम बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ, तो आप बोलोगे कि सर ये एक रहस्य है। पतन इसका रहस्य है। रहस्य कैसे है? तो आप कहोगे कि सर एक बड़ी सभ्यता का अंत का कोई एक कारण नहीं रहा होगा, अपितु इसके अनेक कारण रहे होंगे। क्लियर? और अब इनमें से जो कुछ कारण स्वीकारे गए हैं, माने गए हैं, वो क्या है? आप कहोगे सर बाढ़ है। बाढ़ से सभ्यता का अंत किसने माना है? तो आप कहोगे सर जॉन मार्शल ने कहा था, अर्नेस्ट मैके ने कहा है। क्लियर? अब एक चीज और आता है, विदेशी आक्रमण से सभ्यता का नष्ट होना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विदेशी आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हुई, ये किसका विचार है? तो आप कहेंगे सर व्हीलर का। तो विदेशी आक्रमण से सभ्यता नष्ट हुई, यह व्हीलर का है, गार्डन चाइल्ड का भी है। गार्डन चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। तो आप याद रखिएगा, ये विदेशी कौन है? तो आप कह दिएगा व्हीलर का कहना है कि यह आर्य थे। किस आधार पर उन्होंने कहा? तो आप कहेंगे ऋग्वेद में जो शब्द लिखा गया है पुरंदर, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब पुरों को नष्ट करने वाला। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि आर्यों का देवता इंद्र है और इंद्र के दुआओं से या उसके सहयोग से ही इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया है। और इसके बाद एक चीज़ और आता है, प्रशासनिक या अराजकता भी लिख सकते हैं आप, प्रशासनिक असफलता। तो प्रशासनिक असफलता के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, यह किसने कहा? तो आप कहोगे सर ये प्रोफेसर राइक्स ने कहा है। प्रोफेसर राइक्स का कहना है कि धीरे धीरे प्रशासन कमज़ोर होता चला गया, और जब प्रशासन कमज़ोर हो जाएगा तो राइक्स और मार्शल दोनों का है, इनका कहना है कि धीरे धीरे जब प्रशासन कमज़ोर हुआ तो चारों ओर समानांतर सरकारें स्थापित हो गई, मतलब बाहुबलियों की सरकारें स्थापित हो गई। और जब बाहुबलियों या प्रशासन असफल हो जाता है तो ऐसी स्थितियों में अराजकता आ जाती है, और अराजकता से भी सभ्यता का एक बड़ा भाग नष्ट हुआ होगा, ऐसा मानना है दो लोगों का, प्रोफेसर राइक्स और मार्शल का। और महामारी से सभ्यता के नष्ट होने की जानकारी किसने दिया था? आप कहोगे कि सर ये कनेडी साहब ने दिया था, और इतिहासकार कनेडी ने दिया था। इन्होंने कहाँ से साक्ष्य पाया? आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से एक बच्चे का कंकाल पाया है, और उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि यह महामारी, मलेरिया जैसी महामारी के कारण यह नष्ट हुआ लगता है। और एक चीज़ और है कि पारिस्थितिकी संतुलन, देखिए जो पारिस्थितिक संतुलन है ये वहाँ बिगड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता में बिगड़ा। ये किसने कहा? आप कहोगे सर ये फेयर सर्विस सर ने कहा है। कैसे उन्होंने कह दिया कि पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया? जाहिर सी बात है कि इंसान इतना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के लिए जब उसने ईंटों को पकाया, तो ईंटों को पकाने के बाद उसने क्या किया कि वनों का अविवेकी दोहन किया, और इसके साथ साथ उसने चारे के लिए, ठीक है, और अपनी जो निजी स्वार्थ हैं उसके लिए वह करता क्या गया, पारिस्थितिकी संतुलन को ये बिगाड़ता चला गया। और जब ये बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सभ्यता का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब सभ्यता का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सूखा आ जाएगा। ये किसने कहा? सूखा आएगा, और सूखा आने के बाद ये सभ्यता मर जाएगी। लेकिन आपसे ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि सूखे के कारण सभ्यता किस नष्ट हुई है, ये किसने कहा? तो आप कहेंगे सर अमेरिका के इतिहासकार ओरल स्टाइन का कहना है कि सभ्यता में सूखा पड़ा था। क्यों सूखा पड़ा था? क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ा था, और जब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ा तो इसके कारण भी क्या हुआ? सभ्यता नष्ट हुई थी। एक और पॉइंट है, और वो है विदेशी व्यापार का अंत। विदेशी व्यापार का अंत, तो आप कह देंगे कि सर ये प्रोफेसर अल्ब्राइट ने कहा है। अल्ब्राइट
का कहना है कि जब विदेशी व्यापार का अंत होगा, तो जाहिर सी बात है जब विदेशी व्यापार का अंत होगा तो पैसा कहाँ से आता है? विदेशी व्यापार से पैसा आता है। जब पैसा नहीं आएगा तो टैक्स नहीं आएगा, और जब टैक्स नहीं आएगा तो वेतन नहीं आएगा, और जब वेतन नहीं आएगा तो चारों तरफ अराजकता फैलेगी, और इस अराजकता के कारण, ठीक है, सभ्यता नष्ट हो जाएगी। एक और चीज़ आती है प्लेट विवर्तनिक घटनाएं, मतलब आप कह सकते हो सीधे सीधे भूकंप लिख सकते हो। तो प्लेट विवर्तनिक घटनाएं या भूकंप के कारण सभ्यता नष्ट हुई है, ये किसका है? तो आप कहोगे सर ये प्रोफेसर राइट का कॉन्सेप्ट है। प्लेट विवर्तनिक घटनाएं, ये किसका है? प्रोफेसर राइक्स का कहना है। इनका कहना है कि सभ्यता में प्लेटों के, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी किस पर है, 6 प्लेटों पर है ना, तो उनका ये कहना है कि साहब इन प्लेटों में आपस में टकराहट हुई और भूकंप आया, और भूकंप के कारण यह सभ्यता कालकलित हुई है। एक और नदी मार्ग में परिवर्तन, तो नदी मार्ग में परिवर्तन यह कॉन्सेप्ट किसका है? तो आप कहोगे कि सर यह 2 लोगों का है, MS वत्स साहब का है, माधव स्वरूप वत्स का है, और JF दल का है, JF दल्स का है। इनका क्या कहना है JF दल्स का और इनका? इन्होंने कहा है कि हड़प्पा और दूसरा शहर है कालीबंगा, ये इन दोनों ही शहरों का अंत नदियों के मार्ग में परिवर्तन से हुआ है। बच्चों आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा वैदिक सभ्यता और संस्कृति। थैंक यू।